हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। हम इसमें प्रोनाउन के संपूर्ण कंटेंट को कवर करने जा रहे हैं। इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शामिल हैं, जिन पर आज इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी, जो शायद ही आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिल पाएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको प्रोनाउन के लिए कोई दूसरा चैनल या कोई दूसरी बुक नहीं खोजनी पड़ेगी। प्रोनाउन तथा उसके प्रकार के बारे में और उसके उपयोग के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रोनाउन की परिभाषा देखते हैं। प्रोनाउन की एक बहुत ही साधारण परिभाषा होती है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड। क्या? ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यह किसी संज्ञा शब्द के अर्थात किसी नेमिंग वर्ड के बदले में यूज़ करते हैं। नेमिंग वर्ड ना कह के उसके बदले में जो कुछ कहा जाता है उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, राम इज़ अ हैंडसम बॉय। राम इज़ अ हैंडसम बॉय। अब अगला है, ही इज़ माई स्टूडेंट। ही इज़ माई स्टूडेंट। राम के बदले में ही आ गया है ही। यहाँ राम ना कह करके राम को ही कह दिया गया है। तो राम इसका नाम है, लेकिन नाम नहीं कह के इसके बदले में कुछ और कहा गया है, तो ये प्रोनाउन की लिस्ट में आता है मित्रों। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। सी लिव्स विद हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो बाद में कौन रहता है हस्बैंड के साथ? सीता ही तो रहती है, लेकिन सीता ना कह करके उसको सी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सी प्रोनाउन के लिस्ट में आ जाएगा। ए डॉग इज़ अ पेट एनिमल। कुत्ता एक पालतू जानवर है। इट बार्क्स एट नाइट। ये रात में भौंकता है। तो इट क्या है दोस्तों? इट डॉग के लिए प्रयोग किया गया है। तो और डॉग है एक नाउन। नाउन के बदले में ए डॉग फिर से ना कह करके उसको इट कहा गया है, तो ये हो जाता है प्रोनाउन। आमतौर पर आप जानते हैं कि प्रोनाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन बार बार फिर से ना आए। एक बार हम कह दें रमेश, तो दोबारा रमेश नहीं कहना पड़े। रमेश एक अच्छा बच्चा है, फिर से हमें अगर कहना है तो दोबारा रमेश ना कह के वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है कह सकते हैं। तो आमतौर पर आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य बहुत अलग टाइप का लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अब इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं, प्रकार के बारे में देखते हैं। एक एक प्रकार पे डिस्कस भी करेंगे। चलिए, इसका पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई, इसमें आप देखेंगे, और मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक चार्ट भी इसका उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें कि आप पर्सनल प्रोनाउन को और बेहतर ढंग से जान पाएंगे। इसमें आई होता है, मी होता है, अस होता है, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम आदि, ये सब इसमें रहता है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में एक चार्ट बना के उसके थ्रू और अच्छे से चर्चा किए हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, पोसेसिव ये संबंध बताने वाला प्रोनाउन होता है। इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, इसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि पोसेसिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद वीडियो के लास्ट में इसमें विस्तार से चर्चा हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से कंटेंट मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो सर्वनाम का काम करे लेकिन साथ में संकेत का भी काम करे। सर्वनाम का काम करते करते संकेत का भी काम ये करेगा, तो इसको कहेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे होता है दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज ये, दोज वे, सच ऐसे ही, द सेम बिल्कुल सेम वैसा ही, ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये संकेत बताने के लिए काम करता है। जैसे कि लिखा है कि दिस इज अ चेयर, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। अब यहाँ पे
दिस किसका काम कर रहा है? संकेतवाचक सर्वनाम है ये, चेयर के बदले में यूज़ किया गया है दिस को, और ये संकेत करता है दिस, दैट, दिस, दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम होता है। इसमें ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ये सब होता है, और ये विभाग सूचक होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं। ईच वन, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज नाटी, इस तरह से इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन उसको भी हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप मेरा एडजेक्टिव वाला जो वीडियो आएगा उसको अवश्य देखिएगा, जिससे कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसको आप जान पाएँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको आप आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए इसके हम अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? ये पारस्परिक संबंध बताने वाले सर्वनाम होते हैं। इसमें ईच अदर होता है और वन अनदर होता है। ईच अदर सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए आता है, और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए होता है। अगर परस्पर या आपस में कुछ ऐसा शब्द है तो वहाँ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए ईच अदर होता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये निजवाचक सर्वनाम होता है, ये निजता दर्शाता है। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, आवर सेल्फ्स भी स्वयं, हम स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, योर सेल्फ्स हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देमसेल्व्स, वन सेल्फ, ये सेल्फ या सेल्व्स लगा के बनते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा देखिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होते हैं यह भी यही होते हैं। तो हम दोनों में कैसे अंतर कर पाएंगे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ, देमसेल्व्स, वन सेल्फ ये लिखा है, तो कब आता है ये? पहला क्वेश्चन। इसका भी इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस किया गया है, आप आराम से देखिए, धीरे धीरे वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार रिटर्न करके फिर से देख लीजिएगा, पूरा कंटेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में एकदम लास्ट में हम बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में चर्चा किए हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो अभी आपको हम समझा देते हैं कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। देखिए, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है निजता के लिए होता है, और जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये है जब कर्ता को इम्फसाइज यानी जोर दबाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हम आपको एकदम सिंपल भाषा में ये समझाने चल रहे हैं। आप देखिएगा, जब सब्जेक्ट लिखा हो, क्या सब्जेक्ट लिखा हो, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपका ये सेल्फ या सेल्व्स वाला आया हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्व्स वाला आया हो, तो फिर वहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे लिखा है, आई माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, मैं खुद मार्केट गया। देखिए, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई है सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद सेल्फ या सेल्व्स वाला आ गया है, तो यहाँ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन की लिस्ट में आएगा। और अगर सब्जेक्ट लिखा हो, आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्व्स नहीं आया है, बल्कि कुछ दूर पे आया है, कुछ वर्ड्स बाद आया है। तो यही इसमें डिफरेंस होता है। जब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ या सेल्व्स वाला ना आकर के प्रोनाउन थोड़ा बाद में आएगा, कुछ 1 2 3 4 5 वर्ड बाद में आएगा। और अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है तो फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्व्स वाला आएगा, तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ये जोर देने के लिए बताया गया होता है, आई माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, मैं खुद मैं बाजार गया, ये जोर देने के लिए है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। और जब आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, मैं स्वयं बाजार गया, ये जोर देने के लिए नहीं है। तो ये है आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस डिफरेंस को। तो चलिए इसके अगले प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये लिखा भी है इसमें, अर्थात इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुरंत ना करके थोड़ा दूर पे आते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर, ये कौन सा है?
देखिए ही के बाद तुरंत हिमसेल्फ आया है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन में जाएगा। आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्लियर नहीं है कि कौन करता है, इसमें स्पष्ट नहीं रहेगा। एवरीबॉडी हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। समबॉडी कोई, नोबॉडी कोई नहीं, एनीबॉडी कोई, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, समवन कोई, नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई भी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, etc ये सब रहेगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में होता है। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें जब प्रोनाउन निश्चित नहीं हो कि कौन, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कह देते हैं। चलिए आगे 9वां इसका पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? जो रिलेशन बताने का काम करते हैं, रिलेटिव होते हैं ये प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखिए मित्रों, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वही चीज़ लिखा है, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। और देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, हुज ये सब लिखा है, व्हिच लिखा है, व्हाट लिखा है। अब आप बताइए कैसे डिफरेंस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में इसको समझाने वाला हूँ कि कैसे होता है रिलेटिव प्रोनाउन और कब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप ये देख ही रहे हैं, जब ये कोई कीवर्ड होता है और प्रोनाउन का काम करे, जैसे राहुल वेंट टू मार्केट। राहुल वेंट टू मार्केट, राहुल गया कहाँ? मार्केट गया राहुल। अब हम कह दें हु वेंट टू मार्केट, कौन गया मार्केट? तो राहुल वेंट टू मार्केट, राहुल मार्केट गया। तो हम राहुल की जगह पर यूज कर सकते हैं हु। राहुल की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? हु यूज कर सकते हैं। तो हु जो बनेगा वो इसका प्रोनाउन होगा। राहुल का, राहुल नाउन है, उसके बदले में जो भी वर्ड यूज किया गया वो प्रोनाउन है। और चूंकि यह वर्ड कीवर्ड है इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर जी यही तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ किया गया है। अब देखिए मैं दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताता हूँ। जब ये वाक्य के आरंभ में एज ए प्रोनाउन यूज़ किया गया होता है, वाक्य के आरंभ में इसका यूज होता है, वाक्य के आरंभ में यूज होगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जब वाक्य के बीच में यूज होगा इन सब चीज़ों का और ये किसी नाउन के स्थान पर ही आए होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कैसे? देखिए, आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। आई मेट ए बॉय हु इज़ योर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ हु किसके लिए आया है? इसी बॉय के लिए तो आया है, मैं उस लड़के से मिला जो तुम्हारा फ्रेंड है। और ये वाक्य के बीच में भी आया है, तो ये क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें जो हु लिखा था वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब वाक्य की शुरुआत में ये सब वर्ड आएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर वाक्य के बीच में ये प्रोनाउन आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर? आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज के भाव में हो, यानी आश्चर्य के भाव में हो, तो एक्सप्रेस यानी इसको अभिव्यक्त करने के लिए किया जाए, किसको? आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाए, तब वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर सीन है, तो वहाँ व्हाट का प्रयोग किसमें? सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में जाता है। तो ठीक है, आपका अक्षत कोचिंग क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। और आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर भी इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करूँगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ठीक है, हम आपको आगे अब इसके और प्रकार के बारे में और प्रयोग के बारे में बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, पर्सन और केस आदि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है, मैंने अपने हाथों से इसे बनाया है। भले ही मेरा यूट्यूब चैनल नया हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी इसके बाद एक कंटेंट और है मेरे पास ज़बरदस्त प्रोनाउन से रिलेटेड, तो इस स्लाइड के बाद मैं उस स्लाइड में उसको रखूँगा आगे। तो चलिए इसको देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन देखिए,
पर्सन कितने होते हैं? पर्सन आप जानते होंगे, पर्सन हमेशा 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी आगे वीडियो में नीचे स्लाइड में है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। नंबर भी कितना होता है? सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसको हमने आपको नाउन की वीडियो में बताया है। और चलिए केस के बारे में देखते हैं। केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत जो भी प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर रहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई कभी ऑब्जेक्ट पे नहीं जा सकता। अगर आई को ऑब्जेक्ट पे ले जाना है तो आपको मी लिखना पड़ेगा। वी कभी ऑब्जेक्ट पे नहीं जा सकता, अगर ये ऑब्जेक्ट पे है तो अस के रूप में है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में जो है, अगर मी है उसको हमें लाना है सब्जेक्ट की जगह पे तो आई के रूप में होगा। ये बिल्कुल भी मी को हम सब्जेक्ट पे नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से जितने भी इसमें प्रोनाउन हैं जो नॉमिनेटिव केस वाले हैं वो हमेशा कर्ता की जगह पे रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस वाले हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेंगे, और जो पोसेसिव केस वाले हैं वो कभी भी कर्ता या कर्म की जगह पे अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर ये आएगा तो इसके साथ में कोई न कोई दूसरा नाउन दिया होगा, वही वो कर्ता या कर्म होगा। ये सिर्फ पोसेसिव, एक्चुअली ये संबंध बताने के लिए यूज़ किया गया होता है, बस ये कर्ता या कर्म नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, और या फिर कोई ट्रांसलेशन करेंगे अगर हिंदी मीडियम के हैं, कहीं भी आप कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और फिर उसके बाद मैं इसके बारे में समझाता हूँ। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लें इसका, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा ये। और इसका आप याद कैसे करेंगे? देखिए केस के हिसाब से याद करेंगे कि नॉमिनेटिव केस में कितने प्रोनाउन आते हैं, नॉमिनेटिव केस में कितने प्रोनाउन आते हैं, ये सब देखिए नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, इसके हिसाब से याद करिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि माई कौन सा पर्सन है तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं बोलूं कि कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे सिंगुलर नंबर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा केस है तो आप कहेंगे सर जी ये पोसेसिव केस है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको ज़रा समझा देते हैं। ये फर्स्ट पर्सन में होता है आई, माई, माइन, मी, और प्लूरल का है ये फर्स्ट पर्सन का ही वी, आवर, आवर्स, अस। सेकेंड पर्सन में देखिए, सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस, सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, और ये पोसेसिव केस में देखिए, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए। अगर कोई वर्ड लिखा है और उस वर्ड के पहले आ रहा है तो फिर माई आना चाहिए, माइन नहीं आएगा। और अगर ये सीधा सीधा लिखा है जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, अब देखिए यहाँ माई के बाद पेन आ रहा है, यानी अगर इसके बाद में कोई वर्ड आ रहा है तब तो माई रहेगा, और अगर इसके बाद कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है जैसे दिस पेन इज माई, तो ये गलत है, माई नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर माई नहीं रहेगा। अगर लास्ट में आ रहा है, चूंकि इसके बाद फिर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ माई नहीं रहेगा, यहाँ पर माइन रहेगा। क्या रहेगा? माइन रहेगा। उसी तरह से यहाँ बाकी सारे जो प्रोनाउन हैं उनके बारे में भी यही है। अगर ये आ रहा है इसके बाद कोई दूसरा वर्ड है तब तो ठीक है, अगर ये वाक्य के बिल्कुल लास्ट में आ रहा है तो फिर ये रहेगा, आवर नहीं रहेगा बल्कि आवर्स रहेगा। अगर योर आ रहा है ठीक है, अगर इसके बाद कोई वर्ड है तो, और अगर इसके बाद कोई वर्ड नहीं है तो योर नहीं रहेगा बल्कि योर्स रहेगा। उसी तरह से हर का है, हर अगर इसके बाद कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो ये दूसरा वर्ड यहाँ नहीं हो करके, सॉरी यहाँ पर हर नहीं हो करके हर्ष रहेगा। ठीक है, समझे आप? तो इस तरह से इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। और देखिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। आई का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मैं और हम, ये आई का प्लूरल होता है वी। यहाँ से भी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको इसका आवश्यकता भी पड़ेगी कि आई का प्लूरल बताइए नॉमिनेटिव केस में, तो आई का प्लूरल होता है वी। और ये भी पूछा जा सकता है कि आई का प्लूरल ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आई का प्लूरल हम पहुंच गए इस लाइन में, और आई का प्लूरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है तो हम पहुंच गए अस, यानी आई का प्लूरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है। चलिए उसी तरह से योर जो है, यू का पोसेसिव केस योर होता है,
और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। हम कैसे जानेंगे कि यू सब्जेक्ट है कि यू ऑब्जेक्ट है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ही लिखा है, ही मैस्कुलिन के लिए ही होता है, और जो नर जाति के होते हैं उनके लिए ही, और जो फीमेल जाति की होती हैं, मादा होती हैं, उनके लिए सी यूज़ किया जाता है। जैसे माई मदर, तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे। माई फादर ही यूज़ करेंगे, माई ब्रदर ही यूज़ करेंगे, माई सिस्टर सी यूज़ करेंगे। इस तरह से अगर कोई निर्जीव चीज़ है या फिर कोई छोटा जानवर है तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। अगर कोई जानवर है या फिर कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट यूज़ होता है, और इसका रूप चलता है इट, इट्स, इट। और देखिए अगर इन किसी में भी तमाम ही है, यानी ही का प्लूरल है तो फिर दे बनेगा, सी का प्लूरल है तब भी दे बनेगा, और अगर इट का प्लूरल है तो तब भी दे बनेगा, और अगर ही सी इट तीनों मिल करके है तब भी इसका दे बनने वाला है। और दे का पोसेसिव केस देयर होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत सस्पेंशन में रहता है। बच्चों से चाहे जब पूछो कि अपना की अंग्रेजी क्या होती है तो हमेशा वो अलग अलग बताते हैं। कोई हिस कहता है, कोई हर कहता है, कोई माई कहता है, कोई आवर कहता है। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अपना या अपना की, अपना या अपनी की अंग्रेजी क्या होती है, और स्वयं या खुद की अंग्रेजी क्या होती है। स्वयं या खुद की अंग्रेजी क्या होती है ये हम आपको बताएंगे। अपना या अपना की अंग्रेजी क्या होती है इसको हम आपको बताएंगे। देखिए, हमें अपना की अंग्रेजी क्या रखना है ये डिसाइड होगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर अपना की अंग्रेजी रखेंगे माई, और अगर सब्जेक्ट बी है तो अपना की अंग्रेजी आवर या आवर्स। अगर सब्जेक्ट यू है तो अपना की अंग्रेजी योर। अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना की अंग्रेजी हिज। अच्छा देखिए, ही जो होता है मैस्कुलिन जेंडर होता है, यानी अगर मैस्कुलिन जेंडर में कुछ भी लिखा है, राहुल लिखा है, रमेश लिखा है, दिनेश लिखा है, मुकेश लिखा है, रोहन, सोहन, इस तरह से कुछ भी लिखा है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है तो उसके लिए अगर अपना की अंग्रेजी लिखनी है तो फिर हिज आएगा। उसी तरह से सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर या हर्ष। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आती है, लेडीज़ का नाम रहता है, जैसे गीता हो गया, रीता हो गया, सीता हो गया, इस तरह से सालू हो गया, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके साथ भी अपना की अंग्रेजी हर लगाएंगे। जैसे माई मदर लिखा है तो अपना की अंग्रेजी हर होगी, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। इसी तरह से इट हमने बताया किसको कहते हैं, जब छोटे जानवर हों या कोई वस्तु हो तो उसको इट कहते हैं, और उसके साथ अपना की अंग्रेजी होती है इट्स। ये गलत लिखा है, यहाँ पे इट्स होता है। और अगर दे लिखा है कर्ता की जगह पर तो फिर अपना की अंग्रेजी देयर होगा। और दे नहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर वो प्लूरल में है, थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो फिर वहाँ अपना की अंग्रेजी देयर ही होगा या देयर्स होगा। और देयर्स भी हमने आपको बताया है। अगर वाक्य के बिल्कुल अंत में आता है तो देयर्स होगा, देयर नहीं होगा, और अगर इसके बाद भी कोई वर्ड रहता है तो देयर होगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए। उसी तरह से स्वयं की अंग्रेजी भी कब क्या लगेगी ये कर्ता के ऊपर ही डिसाइड करता है। आई के साथ अपना की अंग्रेजी, आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ, और वी के साथ स्वयं की अंग्रेजी लगती है, वी के साथ होता है आवर सेल्व्स, और यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्व्स। अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स। अच्छा देखिए, आप कैसे जानेंगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल, वो जब आके आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यू सिंगुलर है कि ये प्लूरल है। अगर एक बार पढ़ने पे नहीं आता तो दोबारा फिर समझ के पढ़िएगा। यू सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से स्वयं की अंग्रेजी आती है, स्वयं या खुद। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। ही अगर ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, और दे के साथ देमसेल्व्स लगता है, दे के साथ देमसेल्व्स होता है। तो हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी, और हम इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोनाउन का एक हम और ही ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे जो कि इंटरमीडिएट के सिंटैक्स नामक चैप्टर में आपको मिलेगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप हमारा वो वाला कंटेंट भी ज़रूर देखेंगे। सिंटैक्स का मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लास वाइज पढ़ाऊंगा। इंटरमीडिएट का पूरा ग्रामर आपको एक अलग प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा। लेकिन तब तक आप इतनी जानकारी अपने पास रखिए। धन्यवाद।